Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are: whose GDP is it anyway? The US search for a new role in West Asia. Desperate measure. ये 3 टॉपिक है आज का. हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं. Whose GDP is at anyway? एक्चुअल में ये इस पूरे आर्टिकल में ये बात हो रहा है कि जो GDP जो आपको गवर्नमेंट देती है, वो दिखाती है, वो एक्चुअल मायने में सोशल वेलबींग का मेज़र नहीं है. वो आम जनता के लिए उतना ज़रूरतमंद नहीं है. वो उसके नीड को रिफ्लेक्ट नहीं कराता है. ठीक है, एक बेसिक आइडिया यही है. तो हम लोग चलते हैं इसमें. एक्चुअली स्टार्ट क्या करता है राइटर कि आरबीआई एक डेटा पब्लिश करती थी. ठीक है ना, वो आपका एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर के लिए. ठीक है, उसमें ये बात होता था कि अगर 1% जीडीपी बढ़ता है तो फॉर्मल जॉब में क्या अंतर आता है, कितना जॉब देता है. तो इसी में ये देखा गया था कि 1980s में देखा गया था कि ये अगर ये जो आंकड़ा था वो 2 लाख का था. 1% बढ़ेगा, ये देखिए यहाँ, तो वो 1% अगर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, यूजिंग डाटा एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर पब्लिश्ड बाय इतना, वी कैन कैलकुलेट दैट इन द डिकेड. खैर ये रहने देते हैं हम लोग. यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम लिख दिए, शॉर्ट में लिखा हुआ है कि 1% अगर बढ़ता है तो जीडीपी में कितना वो ग्रोथ दिखाएगा. तो दिखाता है कि 1980 में ये 2 लाख के आसपास था. अगर 1% बढ़ता है तो 2 लाख के आसपास में होगा. मतलब अगर 14% अगर इंक्रीज होता है तो 28 लाख हमको जॉब में क्रिएट हो जाता है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये जो 1980s के बाद फिर 10 साल के बाद देखा गया तो ये 2 लाख नहीं रहा, अब 1 लाख रहा. अगर 1% बढ़ता है तो 1 लाख जॉब देता है. ठीक है, वो ये बेसिकली आपका फॉर्मल सेक्टर का बात कर रहा है. फिर जब ये फिर अगला 10 साल 2000 से 2010 तक का बात कर रहा है तो ये फर्दर ये डिक्रीज हो जाता है. और 2010 के बाद ये डेटा पब्लिकेशन जो आरबीआई करती थी वो अब नहीं करती है. ठीक है, तो यही दिखा रहा है कि ये ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि विद द टाइम क्या है, जो आपका जॉब और जीडीपी में जो ट्रेंड है वो विद द इंक्रीज इन जीडीपी देयर इज अ डिक्रीज इन ट्रेंड ऑफ जॉब क्रिएशन. जो ट्रेंड चल रहा था एक तो ये, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया में ही देखने को मिला, ऐसा ये श्रीलंका में भी है, जो अभी श्रीलंका क्राइसिस का भी एक कारण राइटर बताते हैं. यूएसए, चाइना और अदर कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड ये बात देखने को मिल रहा है कि जो इकोनॉमिक जीडीपी जो शो करती थी पहले, जो जितना जॉब देती थी फॉर्मल में, अब उतना नहीं दे रही है. ठीक है, इसी में और क्या क्या इससे क्या क्या दिखता है. तो एक तो बोल रहे हैं कि कॉरिलेशन बिटवीन जो फॉर्मल सेक्टर जॉब का और जीडीपी ग्रोथ में जो रिलेशन हुआ करता था अब वो कम हो गया है. दूसरा ये बात करते हैं कि जो ये इसका मतलब जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि जॉब भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा आदमी का. ठीक है, उसके बाद अगला बात ये करते हैं इसमें कि अगर विद द टाइम जीडीपी जो है वो इरेलेवेंट हो चुका है पॉलिटिकल मेजर के लिए. ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम आदमी को इम्पैक्ट करता है और ज़्यादातर आदमी को इंक्लूड नहीं करता है इसमें. तो इसीलिए ये एक और बात बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो मेजर है आपका, ये जो है सोशल वेलबींग को नहीं दर्शाता है, सोशल वेलबींग को ये नहीं दर्शाता है. ठीक है, इसमें फिर एक और बता रहे हैं कि जीडीपी सिर्फ आपको कंपेयर करने में काम आएगा कि एक कंट्री का क्या ग्रोथ है और दूसरे से, एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ कंपेयर के लिए अच्छा है, बाकी के लिए यूज नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा नहीं है. और ये आखिर कारण क्या हुआ कि ऐसा ट्रेंड क्यों होने लगा विद द टाइम. ये जो 2 लाख से ये जो फिर जो घटते गया, ये पहले 2 लाख ये था, फिर ये आया, फिर ये आया, ये जो ट्रेंड आया, ये 2 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 50,000 के आसपास पहुंच गया. तो ये बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अब कैपिटल ड्रिवन है. ठीक है ना, पहले आपका लेबर जो इकोनॉमी हुआ करता था वो लेबर ड्रिवन होता, वहाँ पे लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी बनने लगा. ये मेन रीजन बता रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको कैरी अवे करना है कि क्यों घट रहा है. तो यही है कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी के कारण ही, क्योंकि उसमें आप लेबर फोर्स जनरेट नहीं करवा रहे हो, लेबर फोर्स का यूज ही नहीं है. तो ये एक मेजर कारण है जो आपको याद मतलब यूज करने में आएगा एग्जाम में, मेंस लिखते हो तब. ठीक है, अगला आइए इसमें. तो इसमें ये एक और बात बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा सिर्फ जीडीपी के पीछे भागोगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, और ये अनहेल्दी एंड डेंजरस इन इकोनॉमी भी हो जाएगा कि आप ज़्यादा मतलब आप जीडीपी को ही ज़्यादा फोकस रखोगे. तो इसका ये एग्जांपल यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जो अभी आप श्रीलंका में जो क्राइसिस देख रहे हैं, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे है इनका, वाइल इकोनॉमिक में यहाँ पे दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ दे रहे हैं, वाइल इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट एंड द पॉलिटिकल cronyism may have been the trigger for recent mass protest in Sri Lanka. The underlying militia is the dissociation between GDP growth and economic prosperity for the average person. मतलब यही बात बता रहे हैं कि जैसे ये जो दोनों में लिंक घट गया ना, जॉब वाला में पब्लिक सेक्टर, ये फॉर्मल सेक्टर जॉब और जीडीपी ग्रोथ का जो लिंक है वो घट गया, और जो कॉमन पीपल है उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसको क्या लगेगा.
उसको तो ये दिखेगा ना कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, मतलब हैव एंड हैव नॉट वाला जो स्थिति उसके माइंड में आ जाएगा, तो रिवेल करना चाहेगा। और वही रिवेल आपको दिख रहा है श्रीलंका में, और भी कंट्री में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो वहाँ आदमी क्या सड़क पर उतर जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें बता रहे हैं कि आप जीडीपी के पीछे नहीं भागे, जीडीपी आपको सही डायरेक्शन नहीं देगा, ये सोसाइटल वेलबींग के लिए वो सही डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है। 2008 में इसी चीज़ को देखते हुए 2008 में जो है फ्रांस जो है एक कमिटी गठन करवाता है, और वो क्या होता है किस चीज़ पे, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रेफरेंस, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड सोशल प्रोग्रेस, कि भाई मेरा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और सोशल प्रोग्रेस को दोनों को कैसे मेजर किया जाए। और इसमें अमर्त्य सेन भी रहते हैं अपने उसके उस कमीशन में। तो इस कमीशन का जो आता है वो जो मेजर रिकमेंडेशन है वो एक उनका क्या कहना था कि हम जो मेजर करेंगे उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, मतलब व्हाट वी मेजर अफेक्ट व्हाट वी डू। ये बहुत अच्छा टर्म है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये रिकमेंडेशन ये दिया कि भाई देखिए एक इंडिकेटर से काम नहीं चलने वाला है, आपको मल्टीपल इंडिकेटर रखना होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक मल्टीपल इंडिकेटर अगर इंडिया के लिए जो बना दिए वही बांग्लादेश के लिए काम करेगा, वही यूएस के लिए काम करेगा, बोला नहीं, आप हर एक कंट्री के लिए यूनिक मल्टीपल इंडिकेटर बनाइए, क्योंकि उसका जो नीड है हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन इसमें ये दिया गया, ठीक है। इसमें इतना ही है। अगर आप जैसे यहाँ पे है फास्टेस्ट ग्रोइंग when fastest growing economy are unable to provide prosperity and social mobility for their people, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको ये चांसेस बढ़ जाता है कि एजिटेशन और आपका सोशल डिसहार्मोनी आपके उस सोसाइटी में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें इतना ही है। तो बेसिक आप जो आप कैरी अभी करो जो करना है, सिर्फ 2 बात करना है कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो हमारा जॉब और इनकम को नहीं दर्शाता है, कॉमन पीपल का। ऐसे भी आप सुन रहे होगे जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है ना। वैसा ही सेम चीज़ इसमें बात किया गया, उसमें थोड़ा चीज़ ये डेटा से ये बताए हैं अपने बात को, तो आपको बेसिकली वही लेके जाना है इस आर्टिकल से, उतना ही। आगे आते हैं हम लोग। अगला है आपका द यूएस सर्च फॉर ए न्यू रोल इन वेस्ट एशिया। आपको पता ही है वेस्ट एशिया अभी पाइवटल रोल प्ले कर रहा है, खास करके रशिया का और यूक्रेन के बार के बाद, और जो इकोनॉमिक आपका जो सैंक्शन लगा उसके ऊपर, उसके बाद आपको एनर्जी क्राइसिस जो अभी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, फ्यूल का प्राइस जो बढ़ेगा। तो वेस्ट एशिया में आपको पता ही है वेस्ट एशिया एक अच्छा मतलब प्रोडक्शन करती है ऑयल का। इसमें बेसिकली इस आर्टिकल में यही बात किया जा रहा है कि कैसे अभी का सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, जो जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप पे जो चेंजिंग आ रही है, उसमें कैसे जो यूएस है वो अपना जो नज़रिया बदल रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो इस आर्टिकल में हम लोग 2-3 हेडिंग के अंदर में देख सकते हैं कि एक तो है कि ये जो इनका विजिट था वो कंपल्सन ड्रिवन था, दूसरा एनर्जी सिचुएशन कैसा है, और सीकिंग टो होल्ड, अपना जगह बना रहा है वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो देखिए आपको ये देखना होगा, कंपल्सन ड्रिवन वाला में ये बात कर रहा है कि भाई देखिए इसका कंपल्सन है कि साउथ एशिया जो वेस्ट एशिया में यूएस का जो वेस्टर्न एशिया पॉलिसी जो है, वेस्टर्न एशिया पॉलिसी, वो 2 ही चीज़ पे चले आ रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से चला आ जा रहा है। वो चैलेंज आज भी है और पहले भी था और आज भी है। तो आपको सभी को पता है क्या चैलेंज है वेस्ट एशिया में। एक तो इजराइल फ़लस्तीन वाला, इजराइल और फ़लस्तीन का वार, इसको सही करवाना, और दूसरा ईरान, ठीक है। यही एक है इसका, इस पर ये जाके बात की। दूसरा है कि अपना जो प्रायोरिटी है उसको फिर से ये रीसेट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो इनका प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सऊदी अरेबिया से इनका रिलेशन जो है 2019 के बाद सही नहीं था। जो प्रिंस हैं अभी के सऊदी अरेबिया के, वो उनका हाथ मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो कलबुर्गी का जो एक जर्नलिस्ट थे, 2017 में उनका डेथ हुआ था, और 19 में ये रिजल्ट आ गया कि ये इस डेथ में ये आदमी शामिल है, उसमें सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो भी शामिल थे, ठीक है। तो उसके बाद से ये चाह रहा था उसको आइसोलेट कर दिया जाए, लेकिन अभी क्योंकि सिनारियो चेंज हो गया है, सऊदी अरेबिया का ज़रूरत है, तो अभी इस मुद्दे पे आप देखोगे कि कोई बात नहीं की। जो पिछले मुद्दे पे ये बात कर रहे थे कलबुर्गी जो जर्नलिस्ट थे, उनके फेवर में जो यूएस था, अब उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। अब वो आगे का देख रहा है कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हेल्प कर, ये मेरे को प्रेजेंट सिनेरियो में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें यही बात होता है कि सऊदी अरेबिया में गए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह है, उसका कोई लेना देना है नहीं, आपको सिर्फ एक सिनेरियो समझना है। एक तरह से यहाँ गए, सऊदी अरेबिया से बात की, तो सऊदी अरेबिया में क्या बात हुआ। अच्छा, एक चीज़ और प्रायोरिटी वाला में एक तो ये दिख गया, दूसरा ये था कि ये जो आपका यूएस जो है वो ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, इस सब पे बात करता है।
लेकिन अभी के हिसाब से आप देखो तो या तो सऊदी अरेबिया में कलबुर्गी का जो डेथ है वो, या फिलिस्तीन में जो इजराइल का जो अटैक वगैरह था वो, उससे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं इन्होंने कहा। तो फिर आगे का जो आप देख रहे हो कि एक तो प्रायोरिटी जो है अब वो नहीं रहा कि हमको ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, आइडियोलॉजी वाला नहीं रहा, ठीक है ना। एक टर्म यहाँ यूज हुआ है कि रीपॉलिटिक, है ना, रीपॉलिटिक, ये देखिए। तो रीपॉलिटिक का मतलब क्या हुआ? रीपॉलिटिक का मतलब ये हुआ कि आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखकर आप काम करते हो, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हुआ वो, ठीक है ना, आइडियलिस्टिक नहीं। यूएस आइडियलिस्टिक बात करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वो आइडियलिस्टिक नहीं, प्रैक्टिकल वाला एक्शन दिख रहा है उसका, ठीक है। इसी में जब वहां गए तो क्या क्या हुआ? अच्छा, एनर्जी में आप देख लो, तो एनर्जी में आपको पता है कि 2000 ये आने वाले 5 तारीख को, 5 दिसंबर जो होगा इस साल का, उसमें बात किया गया है कि यूरोपियन यूनियन जो है बात कर रहा है कि रसिया को कंप्लीट सैंक्शन कर दो, कंप्लीट सैंक्शन का बात कर रहा है, ठीक है। तो रसिया भी इसका रिटेलिएशन करेगा, तो ये हो सकता है कि जो भी शिपमेंट वगैरह, जो ऑयल एंड गैस का जो शिपमेंट है उसको रोक सकता है, ठीक है ना। शिपमेंट को रोक देगा तो आपका जो अनसर्टेनिटी जो है एनर्जी का बढ़ जाएगा, प्राइस से भी रिलेटेड और सप्लाई से भी रिलेटेड, दोनों ही आने का संभावना है आगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये यूएस जो है यूएस गवर्नमेंट को इंश्योर कराना होगा कि ये ना हो, प्राइस स्टेबिलिटी आए और सप्लाई भी इंश्योर करवा पाए, क्योंकि सैंक्शन वही लगाया है। तो वो एक आपका एक मुद्दा है, ठीक है। और सीकिंग तो मतलब अपना जगह एक बनाना चाह रहा है यहाँ पे, तो एक आपका इसको क्या बोलते हैं इसको, I2U2, इजराइल, इंडिया और यूएसए और यूएई, ठीक है ना, इसको क्वाड भी बोलते हैं। एक्चुअल में एक क्वाड तो हमारा इंडो पैसिफिक में है, और एक क्वाड आपका इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट क्वाड बोल सकते हो, मिडिल ईस्ट में जो क्वाड है ना, या वेस्ट एशिया क्वाड भी बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, वेस्ट एशिया क्वाड है, ठीक है। बेसिकली देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाना चाहते हैं कि देखिए जो पहले हुआ करता था मल्टीलेटरलिज्म पे बात हुआ करता था, ठीक है ना, लेकिन अब मल्टीलेटरलिज्म पे नहीं, अब मिनी लेटरलिज्म पे बात हो रही है। ये उसी का एक एग्जांपल है ये क्वाड, यहाँ पे भी एक क्वाड है और हमारे यहाँ पे भी इंडो पैसिफिक में भी एक क्वाड है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो डिफिकल्टीज होता था हमारा मल्टीलेटरलिज्म में, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई किए। मॉडिफाई में क्या किया, अब मल्टी नहीं, अब मिनी लेटरलिज्म बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। तो ये I2U2 कैसे यहाँ पे हेल्पफुल होगा इंडिया को, क्या बोलते हो, यूएस को वेस्ट एशिया में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जो 3 पॉइंट है उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि कैसे ये जाता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली अब क्या बात करता है। ये एक तरह से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है ना, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये हो गया है। बेसिकली देखिए यहाँ पे इसके बारे में एक चीज़ और जानना होगा कि एक्चुअल में ये क्या करना चाह रहा था कि जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया को साउथ एशिया से कनेक्ट करने का ये फॉरम बनाने का चाह रहा था। वेस्ट एशिया मतलब ये इजराइल और यूएई और इंडिया, ये दोनों कनेक्टिव फॉरम के तौर पे देख रहा था, ठीक है। लेकिन अभी इसको एज ए स्ट्रेटेजिक फॉरम के तौर पे देखा जा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक। क्यों? क्योंकि आप देखिए कैसे इसके लिए स्ट्रेटेजिक फॉरम हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये आपका एशिया क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान का जो इशू है, अफगानिस्तान के लिए पर्सपेक्टिव में काम हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा ये देख सकते हो कि सऊदी अरबिया से जो आपका दोस्ती था उतना स्ट्रांग नहीं थे, तो उस संदर्भ में ये आपको जो ये क्वाड है ये आपको हेल्प करेगा यूएस के लिए। ये बेसिकली यूएस का भी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और तीसरा एक और पॉइंट है कि ईरान, ठीक है ना, तो अफगानिस्तान, ठीक है ना, सऊदी अरबिया और ईरान, ये तीनों को अगर देखोगे तो तीनों का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने में ये हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है ना। I2U2 जिसको आपको वेस्ट एशिया क्वाड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अभी गए हैं तो उसमें क्या क्या फायदा हुआ है, क्या घाटा हुआ है। तो एक चीज़ ये देखने को मिला कि सऊदी अरबिया जो है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जो यूएस के साथ मिलकर, जो यूएस एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट PGII बनाया है, उसमें वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद एक चीज़ और उनको फायदा हुआ कि यूएन जो मध्यस्थता करेगी, मतलब पीस बहाल करने के लिए कर रही है यमन में, तो उस पर भी वो कंसेंसस बिल्डिंग हो चुका है यमन में कि यूएन को बीच में रख के वहाँ पे शांति बहाल किया जाए, ठीक है। तो एक तरह से ये वाला फायदा हुआ, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। और इससे क्या होगा कि वहाँ पे एक ग्राउंड तैयार होगा डेवलपमेंट के लिए और एड के लिए, उस रीजन में आप एड दे सकते हो, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो सकता है। दूसरा ये क्या किया कि जो सऊदी अरबिया का जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग जोन जो था, फ्लाइंग जो है वो इजराइल के लिए खोल दिया गया, मतलब आपका वहाँ से इजराइल जाना और इजराइल आना वो भी ओपन हो चुका है।
तो एक तरह से ये रीजनल पीस एंड हार्मोनी में ये काम बहाल करने में काम आएगा। और देखिए रीजनल पीस के लिए अगर आप बात करोगे तो रीजनल पीस में आपका 3 है। एक तो पहले अब्राहम एक्वार्ड हुआ, फिर उसके बाद I2U2 जो आपको क्वाड बोले, वेस्ट एशिया क्वाड, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट एशिया क्वाड। और उसके बाद नेगेव डेजर्ट फोरम है, नेगेव फोरम है, ठीक है ना, ये नेगेव डेजर्ट है, उसी के बगल में ये वो हुआ था, समिट हुआ था, तो उसमें ये सारा जो है पीस प्रोसेस लाना चाह रही है कहाँ पे, आपका वेस्टर्न एशिया में। और ये इतना ही नहीं है, इसको अगर आप देखोगे तो इसको आप लिंक कर सकते हो चाइना रसिया को काउंटर करने का एक तरीका, क्योंकि चाइना और रसिया का जो एंट्री है वेस्ट एशिया में देखने को मिलने लगा है। एक तो ईरान के साथ आप कल ही का हम लोग आर्टिकल पढ़े हैं, उसके अलावा उसका रिलेशन और से भी अच्छा होने लगा है, ठीक है ना, अफगानिस्तान में भी वो पहुंच चुका है, ठीक है, सऊदी अरेबिया से भी उसका रिलेशन है, कंपेरेटिवली कम है लेकिन है। तो एक तरह से जो वहाँ वाला ये इनिशियल फेज में जो प्रायोरिटी वाला जो बात की थी, एक चीज़ और, इनिशियल फेज में ये कहीं नहीं जाना चाह रहा था। आप सुने होंगे जब बने थे 19 में, तो यहाँ से हट रहे थे ना, यहाँ से सारा चीज़ कि हम अब वहाँ से यहाँ से अफ्रीका क्या नाम है, अफगानिस्तान से हटने वाले हैं, अपना जो प्रेजेंस कम करने वाले हैं। लेकिन अभी नहीं, अब प्रेजेंट अब बढ़ने लगा। यही है प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही दिया हुआ है कि कैसे कैसे उसको, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे पॉजिटिव तो हुआ, लेकिन निगेटिव इनके लिए क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ये पब्लिकली ये कमिटमेंट नहीं किया कि हम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका जो मेजर कंसर्न था, ठीक है ना, मेजर कंसर्न था उनका यही था कि भाई हम अभी वहाँ इलेक्शन आने वाला है, अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, उसमें अगर प्राइस गैस ऑयल का प्राइस बढ़ गया, गैस का ऑयल का प्राइस वहाँ बढ़ता है तो उनको उसमें हानि हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में, ठीक है। दूसरा आपको ये बताए थे कि जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पूरा दिया हुआ है, इसके ही संदर्भ में बात किया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है कि आप एनर्जी का सप्लाई को इंश्योर कराइए और स्टेबल कराइए, और यूरेशियन जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, उसको भी सप्लाई जो ठंड है से पहले उसको देना पड़ेगा बिफोर विंटर, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद क्या है वो कंडीशन लगाने वाला है, तो आपका रिटेलिएट कर सकता है रशिया, और अगर रिटेलिएट करेगा तो फिर वो प्राइस और सप्लाई दोनों पे हैम्पर हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा इसमें मेजर जो बात है, इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, लास्ट हमारा जो आर्टिकल है ये बेसिकली म्यांमार से रिलेटेड है। कल का न्यूज़ था कि 4 को ये फांसी दे दिया है, उसी पे है कि म्यांमार में जो अभी मिलिट्री रूल जो चल रहा है उसके बारे में ये थोड़ा सा हम डिटेल में ये किए हैं कि आपको एक ओवरव्यू दे दें कि कैसे चल रहा था। तो थोड़ा सा उसका हिस्ट्री में जाते हैं, आप देख लेना। 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ, वहाँ पे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वहाँ पे लागू हो गया। 1962 में मिलिट्री कूप होता है और जो पावर जो मिलिट्री के पास चला जाता है 20 साल के लिए। उसके बाद 1974 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी बनाया जाता है, जो कि बाकी सब फॉरेन से अलग कर देता है इसको, और सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाता है। इससे क्या होता है, इसका इकोनॉमिक बहुत ही खराब स्थिति में चला जाता है, ठीक है। और यही 1988 में आप देखने को मिलेगा कि करप्शन बढ़ा हुआ रहता है, ब्लैक मार्केट बढ़ा रहता है। ब्लैक मार्केट आप देख लो, आइसोलेशन में आप चले जाओगे तो ऐसा ब्लैक मार्केट बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। इकोनॉमी वहाँ पे करेंसी में कुछ सिर्फ चेंजिंग लाता है, इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू करेंसी में, म्यांमार करेंसी में चेंज लाता है। फूड शॉर्टेज वहाँ पे देखने को मिलता है, और ये सारा रिजल्ट हो जाता है मास प्रोटेस्ट का। मास प्रोटेस्ट होता है, आर्मी उस पर यहाँ पे अप्रॉक्स बोला जाता है कि कम से कम 3000 आदमी तो यहाँ डेथ किया था उस समय, मिलिट्री के द्वारा मारा गया था, सप्रेशन किया गया था, ठीक है। इसके बाद आपका 1989 आता है, इसमें जो नया जो रिजीम आता है, जो पुराना जो यहाँ पे जो बना था ये 62 में, वो बदल के अब दूसरा मिलिट्री का ही रहता है, लेकिन दूसरा कोई बन जाता है यहाँ पे लीडर। अब यहाँ पे दो बदलाव लाता है कि भाई बर्मा नहीं रखेंगे, म्यांमार रखेंगे। यूनियन ऑफ बर्मा का नाम बदल के यूनियन ऑफ म्यांमार रख देता है। और यहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये होता है। फिर 2005 में आता है, 2005 में इसमें जो कैपिटल जो सिटी था, जो यहाँ यंगून बना दिया इसको, और बर्मा से म्यांमार बना दिया। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को नाइपी तवा पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। ये सेंटर म्यांमार सिटी में सेंटर में हुआ करता था। और यहाँ पे वो बताया गया कि जो बर्मा जो नाम है, बर्मा नाम जो कॉलोनियल नाम है, ठीक है, इसीलिए म्यांमार रखे, और म्यांमार ज़्यादा इंक्लूसिव है, ज़्यादा इंक्लूसिव शो करता है, ठीक है ना। इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे और बात होता है। 2007 में आता है, तो 2007 में सैफरन रिवोल्यूशन होता है, जो कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, और ये बेसिकली फ्यूल प्राइस हाई के कारण होता है। और ये सैफरन वही होता है जो सैफरन आप जो मॉन्क वगैरह यूज़ करता है, उसी के नाम पे सैफरन रिवोल्यूशन होता है। फ्यूल प्राइस हाइक होता है, उसके कारण यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। 2008 में फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और इसमें मिलिट्री को ज़्यादा पावर दिया जाता है। इवन वहाँ पे पार्लियामेंट में सीट भी रिजर्व सीट इन पार्लियामेंट, मिलिट्री के लिए सीट रिजर्व हो जाता है 2008 में। 2011 में मिलिट्री जनता मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं, तो जो मिलिट्री वाला था वो डिसॉल्व हो जाता है
और एक नया एस्टेब्लिशमेंट होता है मिलिट्री डोमिनेटेड सिविलियन पार्लियामेंट, ठीक है ना। ये बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड के लिए होता है कि भाई हम इलेक्शन करा देंगे और हम हट जाएंगे, उसके लिए होता है। 2015 में पहली बार ये जो यहाँ से ट्रांजिशन पीरियड वाला था यही कंडक्ट करवाता है इलेक्शन। 2015 में मल्टी पार्टी इलेक्शन पहली बार फर्स्ट टाइम नेशनल वाइड में म्यांमार में होता है। और वहाँ पे आपका आंग सुंग सुई की, ये आपको इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले ये 15 साल तक जेल में रही थी। ये बेसिकली जो यहाँ वाला जो टाइम पीरियड है 88 में, यहाँ पे इसके फादर मेजर रोल प्ले किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे इनके फादर का रोल था, उन्हीं की बेटी है ये। और इनका जो है 15 साल तक जेल में काटे हैं, फिर आकर ये इलेक्शन लड़े और फिर अभी जेल में ही। खैर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये इनका पार्टी जो है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो जीत जाता है। यहाँ से वो काम करने लगती है। बीच में आप देखोगे बहुत सारा चीज़, आप रोहिंग्या मुस्लिम पे 16-17 में जो वो सप्रेशन होता है वो सब देखने को मिलता है। वो फिर नेशनल कोर्ट में चला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, वहाँ पे आंग सिंह उनको सपोर्ट कर देती है। तो यहीं पे ये बात एक मतलब ग्लोबली ये बात उठता है कि ऐसे तो ये बात करती थी फ्रीडम का, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 2020 में फिर से इलेक्शन होता है, ठीक है ना। फिर से दोबारा इलेक्शन जो होता है वो दोबारा इलेक्शन हुआ 5 साल बाद, और इसमें भी ये जीत गई, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीत गई। और दूसरा जो पार्टी था यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये बेसिकली मिलिट्री प्रॉक्सी पार्टी, ये मिलिट्री बैकअप पार्टी है, और ये लूज हो जाता है। यही लूज यहाँ पे 20 में होता है, और 2021 के फरवरी में यहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाता है, ठीक है, फैब में, ठीक है। अब यहाँ जो मिलिट्री कूप होता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जो आंग सैन सू की जो थी उसको डिटेन कर दिया और बहुत सारा चार्ज लगा दिया कि भाई आप वॉकी टॉकी रखे हो, आप पे करप्शन चार्ज लगा दिया, बहुत सारा चार्ज लगा के इसको जेल में डाल दिया है। और 11 साल का फिर से जेल इनको दे दिया गया, 11 ईयर का इम्प्रिजमेंट दे दिया इनको फिर से, ठीक है। तो इसमें फिर आगे ये होता है कि उसके बाद जैसे ही एक तो इलेक्टेड मेंबर थी, इलेक्टेड और हेड थी, जो पार्टी जीती है उसकी हेड थी, और इसके अगेंस्ट में इनका जो डिटेंशन हुआ उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है, पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है, सॉरी प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और उस समय में जो प्रोटेस्ट रहता है वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के तौर, पीसफुल सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के तौर पे लिया करता है लोग। वहाँ पे सारे आदमी जितने भी जो पार्टिसिपेशन इलेक्शन में लिए थे ना, सारे आदमी का यहाँ पे था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्ट लेना। फिर उसके बाद देखने को मिला कि जो आपका NLD मेकर, लॉ मेकर, प्रोटेस्टर लीडर, एक्टिविस्ट फ्रॉम सेवरल माइनॉरिटी, ये सारा मिलकर एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं। उनका नाम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट रखा जाता है। और सितंबर में जो है NUG जो है ये वार डिक्लेयर कर देता है मिलिट्री जनता के अगेंस्ट में, ठीक है। और वार डिक्लेयर करता है और एक आर्मी डिवीजन तैयार करता है, पीपुल डिफेंस फोर्स तैयार करता है। अब इसके अगेंस्ट में जो वहाँ के मिलिट्री थे बहुत ही हेविली ब्रूटली उसको क्रैकडाउन करता है, ठीक है। जब ये क्रैकडाउन होता है तो उस समय में सारे जगह से, बाहर से, UN से, फॉरेन गवर्नमेंट से, अदर ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडेम करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आज़ादी से अभी तक का हम लोग ये बात कर रहे हैं। इसी में आगे चल के जैसे ये 22 का है, अभी जो आज जाके जो फांसी हुआ है 4 आदमी का, वो इसी का आगे का प्रोसेस है, इसी में आगे का प्रोसेस है। तो प्रेजेंट सिनारियो अभी अगर आप देखो वहाँ का तो क्या दिखने को मिलता है, भाई इकोनॉमिक कंडीशन जो है खराब होते जा रहा है। 18% कॉन्ट्रैक्ट किया था वहाँ का GDP, ठीक है। GDP जो है 18% कॉन्ट्रैक्ट किया, 13% इस साल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। 2019 से रिलेट करो, 2019 के पर्सपेक्टिव में 13% और कॉन्ट्रैक्ट करेगा आज के 2022 में। पॉवर्टी एंड हंगर है वहाँ पे बढ़ते जा रहा है। हेल्थ जो केयर सिस्टम है और भी खराब होते जा रहा है, कोविड-19 में और खराब स्थिति था इसका। माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन वहाँ देखने को मिल रहा है, और जो रेसिस्टेंस है फ्रॉम सेवरल माइनॉरिटी ग्रुप या अदर ग्रुप जो है वो भी बढ़ा हुआ है। तो एक तरह से कैओस वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से इसी को देखते हुए जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं उसको म्यांमार को बोल रहे हैं फॉलिंग स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, फॉलिंग स्टेट का दर्जा, ठीक है। तो ये आज का ये इसमें कोशिश की है सारा चीज़ बताने का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।